सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जब ये भ्रमण का प्लान बनाया गया तो पहले तो ये था 19 अप्रैल को मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और पहली मई से शुरू होना था, इस कारण से कि बाद में बरसात आ जाती है। अब कोरोना का माहौल हो गया तो कोरोना के माहौल में हमारा ये प्लान 2 महीने पीछे हो गया। तो बरसात का मौसम आया, फिर ये डिसाइड हुआ कि कोई बात नहीं, बरसात भी है तो हम चलते हैं। और क्योंकि बरसात के टाइम पे अगर हम घूमेंगे तो और बहुत सारी जो मुश्किल आते हैं वो हमको समझ में आएंगी। आज जो युवा संवाद है उसका आखिरी हमारा ये सेशन है और देखो क्या इत्तेफाक है, पूरे 1 महीने खतरनाक बारिश होती रही सब जगह, लेकिन कहीं पे भी संवाद नहीं रुका। आज के दिन इतना बढ़िया मौसम था सुबह से, तो हम जिस जगह में रुके हुए थे वहाँ पे कभी लैंडस्लाइड इस साल नहीं आया। क्या इत्तेफाक है कि वहाँ पे लैंडस्लाइड आ गया तो हम लेट हो गए। फिर जैसे होता है ना कि अगर मेन रास्ता कभी रुक जाए तो समझदार लोग क्या करते हैं, अपनी ताकत से बाईपास ढूंढते हैं। तो एक बाईपास पकड़ के पैदल चढ़े ऊपर, गांव में जाकर के हमने चाय भी पी और उसके बाद यहाँ पहुँच गए। जब यहाँ पे आए तो सबसे जो यहाँ की जो शक्ति है, जब हम उस मंदिर में गए, गोपीनाथ देवता के मंदिर में, तो ना तेज बारिश आनी शुरू हो गई। अब मैं उसके बाद यहाँ पहुँचा तो मैं सोच रहा था कि आज ऐसा कौन सा तरीका नहीं बना जो कि इस संवाद को रोकने का कारण बनता। सबसे पहले लैंडस्लाइड, फिर उसके बाद में ये जो ऊपर चढ़ने का रास्ता पता ही नहीं था हमको, फिर उसके बाद में बारिश का आ जाना। अब यहाँ पहुँचा तो 2 चीज़ें जो मेरे को आज एहसास हुई, क्योंकि लैंडस्लाइड आ गया और करीब 400 सवा 400 लड़के और उनके साथ में जो समाज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी लैंडस्लाइड में हमारे साथ फंस गए। तो मेरे को उस साइड में लैंडस्लाइड के जोशीमठ की तरफ जाते हैं जब, तो मेरे को वहाँ पे ना उनके साथ बैठने का मौका मिला और मैं कोई आधे घंटे उनके साथ डिस्कशन करा। अब मेरे को लगा कि ये लड़के भी आ रहे थे यहाँ पे, तो आज प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया है, यहाँ तो कोई होगा ही नहीं। यहाँ देख रहा हूँ फिर 425 लोग बैठ रखे हैं और मतलब सब एक बरसात के बावजूद किस जज्बे, किस हौसले, किस तरीके से जो कॉन्फिडेंस होता है वो दिखाने वाली हर हरकत करते हुए कर्नल अजय कोठियाल को वेलकम करके यहाँ लेके आ गए। यहाँ जब पहुँचा तो आज की तारीख में मेरे को करीब 840 लोगों से मिलने का मौका मिला, उनके साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिला। ये 840 जो फिगर होता है, क्योंकि मैं गढ़वाल राइफल से हूँ और मैं एक सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हुआ था, उस सिपाही का लड़का होते हुए जिसने पहले 8 गढ़वाल राइफल एक राइफलमैन की तरह ज्वाइन करी थी मेरे पिताजी, और उसके बाद में कमीशन में निकल करके आर्मी में ऑफिसर बने, फिर बीएसएफ से आईजी रिटायर हुए। तो आज मैं देख रहा था आखिरी के जो 2 संवाद मेरे रहे हैं क्या इत्तेफाक के रहे हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ से मेरा डायरेक्ट एक जो लगाव बन जाता है, इसलिए क्योंकि बाबा ने कर्नल अजय कोठियाल को 2013 की आपदा के बाद में मौका दिया कि तू इंजीनियर है या नहीं है, लेकिन पुनर्निर्माण का काम तू करेगा। और कोई 450 लड़कों को लेकर के कर्नल अजय कोठियाल जिस जगह में कल बैठा हुआ था, अगस्त मुनि, वहां से केदारनाथ गया था पुनर्निर्माण के लिए, और सामने कल मेरे बैठे हुए थे करीब 450 लड़के। तो हमने ना प्रण लिया था कि 450 की नफरी हमारे साथ में थी केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए, यही 450 की नफरी के साथ संकल्प लेता हूँ उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए। आज दूसरा माहौल बन गया है, क्योंकि मैंने 4 गढ़वाल में नौकरी करी और जो सबसे आखिरी अपॉइंटमेंट होती है पलटन के अंदर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल, क्योंकि मैं कमांडिंग ऑफिसर रहा 4 गढ़वाल का, तो मेरे अंडर में उस टाइम पे 840 उत्तराखंड के गढ़वाल राइफल के युवा थे। आज मैं 840 युवाओं से मिलके आ रहा हूं। उस जगह पे
जिसे बोलते हैं बद्री विशाल लाल की घाटी। बद्री विशाल से मेरा रिलेशन, इंडियन आर्मी में कहते हैं सारी ट्रेनिंग जो होती है, सारी सिखलाई जो होती है, सारी प्रैक्टिसें जो होती हैं, वो कब फेल हो जाती हैं, वो कब हर इंसान को अपने जज्बे के साथ में पूरी करनी होती हैं, जब दुश्मन की पोस्ट से 200 मीटर आप दूरी पे रह जाते हो। उसे कहते हैं आखिरी 200 मीटर की लड़ाई। और वो लड़ाई पता है कैसे लड़ी जाती है? वो लड़ाई लड़ी जाती है जो मेरे को आज कपरवान साहब ने एक बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया है। ये नाम लेकर के आखिरी 200 मीटर में जब हमें पता होता है कि सामने से गोली चल रही है और 3 आदमी जाएंगे तो एक ही बचेगा, 2 को मरना है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं? अपने हथियार को उठाते हैं, आगे संगीन लगाते हैं, बेनट लगाते हैं और जोर से बोलते हैं बोल बद्री विशाल लाल की जय, और उसमें सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार हो जाते हैं। वो 840 लड़के जो एक पलटन के होते हैं, आज 840 हम लोग जो बैठे हुए हैं और जिनसे मिलके आया हूं, यहां से, इस पावन भूमि से, इस ताकतवर जगह से मैं प्रण ले रहा हूं, संकल्प ले रहा हूं आप सबके साथ में। 200 मीटर बचे हैं, 6 महीने बचे हैं। इस 200 मीटर में हमने अपने जो इरादे हैं, अपने जो मकसद हैं, वो समाज को समझाने हैं और फिर समाज को बोलना है अगर आपको लगता है हम कर सकते हैं काम तो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करो। और अगर ज्वाइन करोगे तो 21 साल पहले जो उत्तराखंड के बारे में एक संकल्प लिया गया था यूपी से अलग करने का, आज इस 200 मीटर की लड़ाई को हम पूरा करके वो पूरा करेंगे। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं, अगर ऐसा हौसला, ऐसा जज्बा मेरे अंदर आ रखा है इस जगह पे आके, तो मेरे को पक्का यकीन है आज का जो ये संवाद होगा वो उस मकसद को मेरा पूरा करेगा कि 10 चीजें सीख करके जाऊंगा और उन चीजों को, उन पॉइंट्स को उत्तराखंड के नवनिर्माण में जो हमने अपना मैनिफेस्टो बनाना है, आम आदमी पार्टी ने बनाना है, वो इंक्लूड करा जाएगा, युवाओं की आवाज से निकली हुई बात का। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, और आपकी आज्ञा के साथ कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत करते हुए अमित रावत जी ने आपसे सवाल किया है। अमित रावत अगर हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है सर, मैं उनका सवाल दोहरा देता हूँ क्योंकि समय और बारिश के कारण भी कई युवा जो यहाँ पर थे वो सवाल जरूर हमारे तक पहुँचाए हैं। उनका सवाल है कि चुनाव आने से पहले हर सरकार रोजगार देने का वादा करती है, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद वो अपने वादे को भूल जाती है। आपके पास रोजगार देने के लिए क्या योजना है? पहले तो ये जो सवाल है कि चुनाव आने से पहले सरकार रोजगार के मुद्दे को हाईलाइट करती है और चुनाव के बाद में भूल जाती है। देखो, बिल्कुल सही है। आज भी वैसे तो अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो एजेंडा होता है वो कब होता है? आखिरी के 3 महीने पहले, कि हम आएंगे तो आपको रोजगार देंगे। आज जो पार्टी सत्ता में है उत्तराखंड में, उसने 6 महीने 7 महीने पहले एक मैसेज दे दिया कि 4.5 साल हम नहीं कर पाए, आखिरी के 6 महीने में हम रोजगार देंगे। आजकल चल रहा है ना कि फलानी भर्तियां खोल देंगे, इस डिपार्टमेंट की भर्तियां खोल देंगे। मैं बड़ी सिंपल सी एक बात शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। कितना आसान है बोलना कि भर्तियां खोल देंगे। अगर 4.5 साल में नहीं हुई तो आज कैसे होगी? मैं उसका तरीका बताता हूं कि आज भी कैसे नहीं होगी। अब है जुलाई, अगस्त का महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7 महीने। उसके बाद इलेक्शन होने हैं। 7 महीने में से 1 महीना लगा लो आचार संहिता का, 45 दिन लगा लो, तो 5.5 महीने बचे। अब 5.5 महीने की गणित हम जरा देखते हैं। एक डिपार्टमेंट है, कोई भी हम डिपार्टमेंट ले लेते हैं कि इस डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी खाली हैं उनकी भर्तियां हम निकाल रहे हैं। अखबार में आ गया, थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है, तो उसमें करीब 10-15 दिन लग गए डिपार्टमेंट को तैयारी करने में। फिर डिपार्टमेंट ने विज्ञप्ति दी कि सबको बताया कि ये भर्ती है, इसमें इतनी वैकेंसी है, ये अपना QR है, इतनी उम्र का होना चाहिए, इतनी पढ़ाई होनी चाहिए।
तो जब वो निकालेंगे विज्ञापन, हो गया और 15 दिन, फिर वो कम से कम 1 महीने का टाइम देंगे, क्योंकि फॉर्म भी भरने हैं हम लोगों ने, 600 रुपये देने हैं। जब 1 महीना और हो गया, अब 2 महीने पूरे हो गए, 2 महीने के बाद में एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के बाद में बहुत होशियार है सरकार, बहुत तेज़ी से कर रही है, 15 दिन तो फिर भी कम से कम लगाएगी, रिजल्ट को डिक्लेयर करने में 2.5 महीने हो गए। अब 2.5 महीने के बाद में फिर आएगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर इंटरव्यू होगा, तो 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। अब क्या होगा, सब कुछ हो गया, रिजल्ट निकलने वाला है, फाइनल मेरिट आने वाली है, तो घोषणा आ जाएगी, आचार संहिता लग गई। तो इतनी लंबी कहानी भी चली ना, वो वैकेंसी भरी गई, लेकिन सरकार ने अपने मुद्दे को कि युवाओं को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं, वो दिखाया कि देखो यार, ये तो आचार संहिता लग गई थी, हम तो पूरी तैयारी कर रहे थे, और उसकी वजह से ये जो घोषणा है हमारी गलती नहीं है, ये गलती किसी और को ब्लेम कर दिया जाएगा। तो ऐसा हमारे साथ में जब गेम खेलने का सिस्टम बनाया जाता है, वो भी कौन बनाता है, हमारी अपनी सरकार, जिस सरकार को हमने सेलेक्ट करा है, सरकार के जो पॉलिटिशियन हैं हमने उनको जिताया है, उसके बाद अगर ये करते हैं तो फिर रोजगार कैसे होगा। रोजगार का जो मुद्दा है, इसमें मुश्किल क्या है, मेरे को तो ना ये लगता है कि उत्तराखंड, हिमालय, यहाँ पे नदियाँ हैं, यहाँ पे इतने बढ़िया जंगल हैं, अगर ये सब हम इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कैसे यहाँ पे रोजगार सरकार दे सकती है। सिंपल सी बात, कल मैं आ रहा था इधर तो मेरे को कई लोग रास्ते में मिले, आज सुबह मेरे को लोग रास्ते में मिले, कहते हैं इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, वो सड़कों का उत्तराखंड में हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, रोड ब्लॉक में हम फंस रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो रोजगार है, वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारी नहीं सुनती, वो कहीं ना कहीं बाहर से लोगों को लेके आती है और नौकरी देती है। सरकारी नौकरी तो एक चीज़ है, इतना बड़ा रेलवे का प्रोजेक्ट बन रहा है, 4 लेन हाईवे का, ऑल वेदर रोड का प्रोजेक्ट बन रहा है, क्या इसमें रोजगार दिखाई नहीं देता हमको? हमें करना क्या है, जैसे गडकरी जी ने इतने स्ट्रांग तरीके से सिस्टम बनाए ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने के लिए, हम उत्तराखंड में सरकार जो है वही तो फाइनली इंप्लीमेंट करवाती है प्रोजेक्ट को, चाहे केंद्र का हो चाहे कहीं का हो। हमने अपने नॉर्म्स बनाने हैं, अपने लड़कों को थोड़ा सा बेसिक ट्रेन करना है, क्यों नहीं वो इन जगहों पे आ सकते हैं। यहाँ पे जो 4 धाम है, ये सामने है, आज मेरे को 4 धाम गिफ्ट करे गए, साहब ने, किसने करे थे, अनूप रावत जी ने। तो मैं देख रहा था कि 4 धाम, इन 4 धामों से क्या क्या चीज़ें निकलती है। देवस्थानम बोर्ड इनके लिए बनाया गया है, जो कि नेगेटिव हो गया है। 4 धाम में जो यात्रा होती है, वो यात्रा खाली धार्मिक नहीं होती, वो इतने सारे लोगों के रोजगार के लिए उस यात्रा से संबंध हर कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। यहाँ तक होता है कि छोटे बच्चे वो जो सेब है, चूलू है, थैली में, वो भी आकर के बेचते हैं, वो भी कहीं ना कुछ रोजगार देती है। हम इन सब चीज़ों को क्यों ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। आम आदमी पार्टी का मेन मुद्दा ये है कि जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट हैं, रोजगार, ये अपना हेल्थ, एजुकेशन, बिजली पानी और गवर्नेंस, जिसमें करप्शन, जिसमें भ्रष्टाचार बढ़ गया है, गवर्नेंस को हमने बुरी तरीके से चैलेंज करके तोड़ना है। और अगर इफेक्टिव गवर्नेंस को हम कामयाब कर सकें तो बाकी तो सारे मुद्दे अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल सर। अगला सवाल हम ले लेते हैं सर। प्रकाश जी ने आपसे सवाल किया है, देवाल से हैं। प्रकाश जी अगर हमारे साथ मौजूद हैं जी। हेलो सर, नमस्कार। चमोली जनपद आगमन पाव का हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरा नाम प्रकाश है और मैं थराली विधानसभा के देवाल विकासखंड से बिलोंग करता हूं। सर, मेरा आपसे प्रश्न है, वर्तमान सरकार द्वारा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, लेकिन लोगों की मांग थी कि स्थायी राजधानी बने, और गैरसैंण स्थायी राजधानी पर आपके क्या विचार हैं? देखो, जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ तो उस टाइम तो सबसे इम्पोर्टेंट एक जो मुद्दा था वो ये था कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए, और गैरसैंण को इसलिए छांटा गया था क्योंकि ये बहुत सारे जो इलाके हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग हो, चाहे वो चमोली डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो कुमाऊं की डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो नीचे सल्ट का इलाका हो, सब से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। अगर ये बोला जाए कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन बनाया जाए, ये ना सब ड्रामा है।
जम्मू कश्मीर जैसी जगह में ग्रीष्म और शीतकालीन लागू इसलिए होती हैं क्योंकि कश्मीर भी एक बड़ा इलाका होता था और जम्मू भी बड़ा इलाका होता था। तब राजा के टाइम पे क्या होता था कि बीच में जम्मू से कश्मीर जाने के लिए एक टनल होती थी, जवाहर टनल। पहले तो वो भी नहीं थी, तो ना मूवमेंट बंद हो जाता था। तो इसलिए क्या करते थे, सर्दियों के टाइम पे ये जो राजधानी है ऑफिस, वो जम्मू आ जाती थी और गर्मियों के टाइम पे ऊपर रहती थी। आज भी फॉलो हो रहा है। अब उनको भी ना प्रॉब्लम समझ में आनी शुरू हो गई। प्रॉब्लम क्या समझ में आनी शुरू हो गई, जो हमें समझना चाहिए तब बोलना चाहिए कि खाली ग्रीष्म क्यों, सही वो नहीं है तरीका। क्या होता है, कश्मीर में पहुंची, श्रीनगर पहुंची राजधानी मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो उस टाइम पे जब सरकार में कोई आदमी जाता है ना कि मेरा पुराना जरा ये केस है, इसको जरा देख लो, तो पता है क्या जवाब आता है, अरे यार वो फाइल तो तुम्हारी जम्मू में छूट गई। अब हम बनाते हैं ग्रीष्म और शीतकालीन, यहाँ पे ग्रीष्मकालीन। तो ऊपर अगर बन भी गई मान लो, और उसके बाद में कोई इंसान जा रहा है अपना पॉइंट लेकर के, तो बोलेंगे वो पॉलिसी वाली फाइल तो देहरादून में छूट गई है। तो इसका मतलब ये तो खिचड़ी बन जाएगी। हमने क्या प्लान करा है, जो हम कर रहे हैं, और जैसे हम अभी बिजली के मुद्दे को सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही एक मॉडल बना करके हम ग्रीष्मकालीन राजधानी या शीतकालीन राजधानी को अवॉइड करके परमानेंट राजधानी कैसे बनेगी गैरसैंण की, मैं शॉर्ट में आपके साथ शेयर करता हूं। अब एक जगह है भराड़ीसैंण, उसको देखो, उसके नीचे हो गया गैरसैंण। किन किन इलाकों से टच होता है, एक सड़क जाती है वहां से आद बदरी होते हुए अपना कर्णप्रयाग की तरफ, एक सड़क वहीं कर्णप्रयाग की तरफ मत मुड़ो, ग्वालदम की तरफ चली जाती है, एक वहीं से जा रही है नीचे जो कुमाऊं की तरफ जा रही है, ये अपना बदरोज खान वगैरह की तरफ, एक सड़क वहां से जा रही है जो नंदा सैनी की तरफ जा रही है, जहां पे कि हमारी नंदा देवी का जो ओरिजिनल स्थान बोलते हैं, एक सड़क वहां से सल्ट जा रही है जो कि कुमाऊं की मतलब रामनगर के बाद कुमाऊं के लिए गेटवे है। ये 5-6 इलाके हैं। हमने क्या करना है, एक पॉइंट गैरसैंण को पकड़ना है और 30 किलोमीटर का एक पूरा दायरा नक्शे में लेना है। अब उसमें छांटना है कि कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो राजधानी के साथ ऊपर जाने चाहिए। जैसे राजधानी के साथ सचिवालय जाएगा, राजधानी के साथ पुलिस हेडक्वार्टर जाएगा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर देखना है, फिर उसके बाद में जितने भी हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटलों का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो जाएगा, फिर कंस्ट्रक्शन वाले हो गए, कंस्ट्रक्शन में क्या हो गया, पीडब्ल्यूडी का हेडक्वार्टर जाएगा, इरिगेशन का जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जाएगा, पढ़ाई हो गई, एजुकेशन डिपार्टमेंट का जाएगा। ऐसे जितने भी ये डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी हमने एक लिस्ट बनानी है। उसके बाद देखना है इन डिपार्टमेंट्स में कौन से वो डिपार्टमेंट हैं जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है रोज सचिवालय से इंटरैक्ट करने की, जैसे पुलिस हेडक्वार्टर हो गया। तो अब क्या करना है, 30 किलोमीटर के इलाके में हमने छांटना है किन किन जगहों पे हम आज राजधानी के इन डिपार्टमेंट्स को बना सकते हैं, क्योंकि पहाड़ में मजबूरी भी होती है कि घाटियों में नहीं बनेगा या सड़क के आसपास भी होना चाहिए जो भी हम बनाएं। तो ऐसे जो कार्रवाई है एक बार हम प्लान कर लें पूरा, जिसे बोलते हैं कि हिल टाउन प्लानिंग। उस प्लान के बाद में हमें निकालना है हमारा खर्चा क्या आएगा इसमें। जब हमारा बजट निकल जाएगा तब हम इसको वाकई में ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नहीं तो खाली बोलते रहे कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बने तो अखबार में आ गया, शीतकालीन राजधानी बने अखबार में आ गया। वो 2-3 जगहों को जो त्रिवेंद्र रावत जी ने बोला था, जब सब पीछे पड़ गए थे, उनको मिला करके एक अलग तीसरा उत्तराखंड का कुछ बना दिया जाए, वो अखबार में आ जाएगा। आजकल हम इस वाले तरीके को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल मतलब मिट्टी का मॉडल, उसे बोलते हैं सैंड मॉडल। प्लास्टिक में भी बनाए जाते हैं। तो हमारा जो एक आर्किटेक्ट है जो केदारनाथ में था हमारे साथ, उसका नाम है कृष्ण कुडियाल। वो दून स्कूल का पढ़ा हुआ है, IIT रुड़की से उसने आर्किटेक्चर करी है। तो पिछले 2 महीने से कृष्ण कुडियाल इसी चीज पे लगा हुआ है कि अगर हम वाकई में बोलते हैं कि गैरसैंण ही राजधानी होगी, तो हम खाली हवा में नहीं बोल रहे, हम दिखा रहे हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट्स किस तरीके से शिफ्ट होंगे। एक बार आंदोलन होगा नीचे प्लेन से, मेरे को पक्का यकीन है, क्योंकि लोग शिफ्ट नहीं होना चाहेंगे। लेकिन 5 साल में हम उस आंदोलन को झेल करके और उसके बाद में अच्छाइयाँ भी दिखाएंगे। और वही मकसद है जो आम आदमी पार्टी अपने मेन मुद्दों को लेके चल रही है।
और इन मेन मुद्दों में से ये जो राजधानी वाला बड़ा पॉइंट है, एक कैंपेन के तौर पे हम धीरे धीरे सबको समझाएंगे। ये गैरसैंण की राजधानी पे हमारे